संगमरमर से बने ससुराल में गरीब बहू के सपने हुए पूरे। हे भगवान, इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से सूरज भी सिर पर है। न जाने अभी ये हाल है तो मई जून के महीने में क्या होगा। पायल सिर पर लकड़ी रखकर तपती धूप में नंगे पैर घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में कुछ पड़ोसनें मिलती हैं। अरे पायल, अभी तक तू यहीं है? अपने घर का चूल्हा चौका संभाल रही है? अरे हाँ, अब तो इसके ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने की बारी आ गई, लेकिन अभी तक अपने मायके में ही बैठी है। सभी की बातें सुनकर पायल चुपचाप सिर झुकाकर अपने घर की तरफ बढ़ती है और कुछ देर में घर पहुंचती है। बेटी, तुझे मेरी वजह से न जाने कितनी बातें सुननी पड़ती है, ऊपर से इतनी जिम्मेदारियां, धूप में नंगे पैर आना जाना और लोगों के ताने अलग। माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये सब तो रोज का है। बेटी, तू इतनी कम उम्र में इतनी समझदार कैसे हो गई? माँ, गरीबी हर एक चीज सिखा देती है। बस आप इंतजार कीजिए उस दिन का जब मैं सब कुछ बदल दूंगी। अभी मैं खाना बना देती हूँ। पायल जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाती और टिफिन तैयार करके रोहित को स्कूल भेज देती है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है। फिर अगले दिन, दीदी, बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से स्कूल से भागते हुए आई हूँ, पूरा शरीर घूम रहा है, एक गिलास पानी दे दो। अरे रुक जा, अभी मैं पानी देती हूँ। पायल तुरंत एक गिलास पानी भरकर रानी को देती है। जैसे ही रानी पानी पीती है तो ओहो, धूप से आई हूँ और ऊपर से घर में भी गरम गरम पानी। ठंडा पानी नहीं है क्या? कहाँ से होगा ठंडा पानी? हम अमीर थोड़ी ना है जो घर में फ्रिज होगा। दीदी, आप मटका क्यों नहीं ले लेती? मटका तो ले लूं, लेकिन गर्मी में मटके का दाम भी तो आसमान छूता है। 100 रुपए कहाँ से लाऊंगी? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ाई करो, मैं खाना बना देती हूँ। हो सकेगा तो जल्द मटका भी ले लूंगी। इतना कहकर पायल चूल्हे के सामने बैठकर धुएं के बीच खाना बनाना शुरू करती है। उफ, ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही? धूप की वजह से गर्म हो गई हैं, फिर भी क्यों? मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? पायल खांसते हुए खाना बना रही थी कि तभी उसे निहारिका का कॉल आता है। तू आजा, हम लोग निकिता की शादी की शॉपिंग साथ में कर लेंगे। कपड़े तो मुझे भी खरीदने हैं, लेकिन कपड़ों से ज्यादा जरूरी माँ की दवाइयाँ हैं। छोड़ो, मैं 2 साल पुराना अनारकली ही पहन लूंगी। ये सोचकर पायल शॉपिंग पर जाने के लिए मना कर देती है और वापस कामों में लग जाती है। मैं इन सब लोगों की तरह अमीर होती और अपनी मनमर्जी की चीजें खरीदती, आराम से शॉपिंग करती। पता नहीं वो दिन कब आएगा। पायल ये सोचते हुए खाना बनाती है। इसी तरह फिर एक दिन दरवाजे पर राजू अपनी माँ के साथ आता है। शर्मिला जी, मुझे अपने बेटे का ट्यूशन लगवाना था। सुना है आपकी बेटी बहुत अच्छा पढ़ाती है और कम रुपए में भी। हाँ, रुकिए, मैं अभी बुलाती हूँ। अरे पायल, सुन जरा, इधर आना। शर्मिला की आवाज सुनकर पायल तुरंत घर के बाहर आती है। अरे आप कौन है? मुझे आपके यहाँ अपने बेटे का ट्यूशन लगवाना है। आपकी ट्यूशन फीस कितनी है? ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए है। आप चाहे तो 400 रुपए भी दे सकते हैं। 400 रुपए इतने तो पूरे महीने में भी नहीं बचा पाऊंगी। अब राजू को कैसे पढ़ाऊं? दीदी, थोड़े कम में पढ़ा लीजिए, वरना मम्मी मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी। वैसे पापा भी कहते हैं पढ़ लिख कर क्या होगा। दीदी प्लीज, वरना मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। कौशल्या और राजू की बात सुनकर पायल भावुक होकर चुप हो जाती है और सोचने लगती है। अगर मेरे 200 रुपए कम लेने से किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है तो मैं क्यों पीछे हटूं? पायल ये सोचकर कौशल्या को ट्यूशन के लिए हाँ कर देती है। ठीक है, आप कल से राजू को मेरे घर भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए, और पैसों की चिंता मत कीजिएगा, जब जितने हो दे दीजिएगा। सच में दीदी, आप बहुत अच्छी है, आपकी वजह से ही अब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। राजू और कौशल्या खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और पायल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। बेटी, क्या जरूरत थी तुझे इतने कम रुपए में मानने की? बिल्कुल आधे दाम लिए हैं तूने। तुझे पता तो है इन्हीं पैसों से घर चलता है। माँ, आपने देखा ना, मेरे कम रुपए में मानने से ही राजू के चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान आ गई। अगर मैं मना कर देती तो वो शायद आगे नहीं पढ़ पाता, और वैसे भी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इतना कहकर पायल घर के अंदर चली जाती है और शर्मिला दरवाजे पर खड़ी सोचती रह जाती है। सच में भगवान, आपने मुझे कोहिनूर जैसी बेटी दी है। अब बस एक कृपा और कर दीजिएगा, इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए तो मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। शर्मिला भी घर के अंदर चली जाती है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर अगले दिन जब पायल ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस लौट रही थी तभी उसकी नजर आम के ठेले पर पड़ती है। जगह जगह गर्मी के आते ही आम बिकने शुरू हो गए हैं। मुझे आम कितने ज्यादा पसंद है, लेकिन इतने महंगे आम खरीद भी नहीं सकती। ये सोचते सोचते पायल पसीने से लथपथ होकर घर की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में निहारिका मिलती है। अरे पायल, तो चल,
हम सब निकिता के घर जा रहे हैं उसकी शादी की शॉपिंग देखने, तू भी चल। घर में बैठने से अच्छा है दोस्तों से मिल लूं, बातें करूंगी तो मन हल्का लगेगा, वैसे भी सारे काम तो हो ही गए हैं। पायल निहारिका के साथ निकिता के घर पहुंचती है और सभी दोस्त मिलकर शॉपिंग का सामान देखते हैं। अरे ये देख, गुची का बैग है। अरे ये तो गुची का बैग है ना, मैंने देखा था, बहुत महंगा मिलता है। अरे ये देख, गुची का बैग ही नहीं, ये YSL की हील्स भी, कपड़े भी और इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट भी मिले हैं। अरे पायल, तू क्या देख रही है, तुझे थोड़ी ना कभी ये सब मिलने वाला है। हाँ नहीं तो क्या, मिट्टी के घर से उठकर मिट्टी के ससुराल में ही जाएगी, कोई संगमरमर का ससुराल नहीं मिलने वाला तुझे। सभी की बातें सुनकर पायल वापस घर लौट जाती है और फिर अगले दिन। बेटी, इतने दिन हो गए हैं, न जाने कितने साल हो गए तुझे नए कपड़े खरीदे हुए, तेरी दोस्त की शादी भी है, कुछ जाकर खरीद ले। मैं एक दिन के फंक्शन के लिए कपड़े खरीद कर क्यों पैसे वेस्ट करूं? जितने में मैं कपड़े खरीदूंगी उतने में मैं रानी की स्कूल की फीस जमा कर दूंगी। और आप चिंता मत करो, मैंने 2 साल पहले जो अनारकली लिया था वो शादी में पहन लूंगी। पायल अपना 2 साल पुराना अनारकली पहनती है जिसमें से मोती उखड़े होते हैं और सभी भारी कपड़े पहनकर शादी में पहुंचती हैं। अरे वो देखो, आ गई शोपीस, इसे तो म्यूजियम में रखना चाहिए। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने म्यूजियम से कपड़े उठा कर ले आई है। ऐसे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती। इस शादी में आकर इसने पूरी वेडिंग लुक खराब कर दी है। इसके साथ फोटो खिंचवाएंगे तो लगेगा महारानी के साथ नौकरानी खड़ी है। क्या सच में मेरे आने से निकिता की शादी खराब हो गई? मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सोचकर पायल अंदर ही अंदर टूट जाती है और वापस जाने के लिए मुड़ती है कि तभी। बेटी, तू कहाँ जा रही है? तुझे निकिता बुला रही है, चलो उसके कमरे में। जी आंटी। पायल निकिता के कमरे में जाती है और जहाँ निकिता पायल का हाथ पकड़ती है। पायल, मुझे पता है तू लोगों की बातें सुनकर जा रही थी, लेकिन तेरे आने से मेरी शादी और अच्छी हो गई है। तू आई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तेरे कपड़े मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। सच में तू कितनी अच्छी है। चलो अब बातें हो गई हैं तो काम भी कर लो। जी आंटी, कोई काम हो तो बताइए, मैं कर दूंगी। हाँ, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं, एक निकिता और एक तू। ये सारे गहने उस कमरे में रख दे और मेहमानों का ध्यान रखना, क्योंकि इन सब भीड़ में तुझ पर ही विश्वास कर सकती हूँ मैं। आशा की बात सुनकर पायल गहने उठाकर दूसरे कमरे में रख देती है और मेहमानों की सेवा में लग जाती है। किसी को चाय, किसी को कॉफी और किसी को शरबत देने लगती है। वहीं दूर खड़ी एक औरत ये सब नोटिस करती है। अरे वो देखो, वो लड़की कितनी समझदार है, न जाने कब से मेहमानों की खातिरदारी कर रही है। अरे हाँ, देखकर लगता है जैसे दुल्हन की ही बहन हो। क्यों ना विशाल के लिए इस रिश्ते की बात करें। अरे ऐसे कैसे, किसी की शादी में अपने बेटे की शादी की बात करूं? शादी की रस्में खत्म होने दो, फिर बात करूंगी। अब इन्हीं अलग अलग सोच के साथ शादी की रस्में होती हैं और सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। और फिर अगले दिन मीनाक्षी आशा के घर पहुंचती है। अरे मीनाक्षी जी, मेरे घर कैसे आना हुआ? अरे आपको तो पता ही है, मुझे शहर लौटना है, ज्यादा दिन गांव में नहीं रुक सकती, इसलिए सोचा कि अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू पसंद कर लूं। अरे हाँ, आजकल शहर की बहुएं कैसी होती है ना, घर की इज्जत न जिम्मेदारियां, इससे अच्छा तो गांव की बहू ही ले जाओ। हाँ, मैंने ये भी सोचा है और मुझे एक लड़की भी बहुत पसंद आई है जो विशाल के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अरे कौन है वो भाग्यशाली लड़की जिसका रिश्ता आपके जैसे बड़े घर में जुड़ेगा? वही जो आपकी बेटी की शादी में आई थी और सारी जिम्मेदारियां अकेले संभाल रही थी। क्या वो जो सबको नाश्ता दे रही थी? अरे वो तो बहुत गरीब घर की लड़की है, उसके बारे में तो सोचे भी मत। अरे क्या फर्क पड़ता है, गरीब है या अमीर? इतनी अच्छी लड़की को पैसों से तोलना उसका अपमान होगा। वो मेरी बेटी की ही दोस्त है, लेकिन बहुत गरीब है। अगर आप चाहे तो मैं मिलवा दूंगी, लेकिन दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमें दहेज चाहिए भी नहीं, बस एक बहू चाहिए जो घर को जोड़ कर रखे और जिम्मेदारियां संभाले। आशा ये बात सुनकर हैरान होती है और अगले दिन शर्मिला के घर जाती है। शर्मिला जी, एक बहुत बड़े घर से आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। क्या इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? शर्मिला सोच में पड़ जाती है और तभी दरवाजे पर मीनाक्षी अपने परिवार के साथ आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ? हमने सोचा बात आगे बढ़ा दे, हमें जल्दी शहर जाना है। आइए बैठिए। देखिए, हमने थोड़ी जल्दी कर दी है, लेकिन हमें आपका फैसला जल्द चाहिए। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। इतना अच्छा रिश्ता, इतने बड़े लोग, क्या करूं, हाँ कहूं या ना कहूं? मुझे लगता है आप लोग थोड़ा समय ले लीजिए और हमें कल तक बता दीजिए। मीनाक्षी और परिवार वहां से चले जाते हैं और पायल सोच में पड़ जाती है। फिर अगले दिन, अरे सुना है, बड़े घर का रिश्ता आया था पायल के लिए और उसने मना कर दिया।
अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इतने बड़े ससुराल को ठुकरा दिया और अपनी माँ के सिर पर बोझ बनकर बैठी है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उनकी गरीबी और परेशानी की असली जड़ वही है। क्या सच में मेरी वजह से माँ परेशान है? अगर मेरी शादी से सब खुश हो जाएंगे तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। पायल घर जाकर शादी के लिए हाँ कर देती है और शर्मिला फोन पर मीनाक्षी से बात पक्की कर लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और धूमधाम से पायल और विशाल की शादी हो जाती है। और विदाई के वक्त अरे देखो कितनी इतरा रही है, अब गांव से उठकर शहर जाएगी तो कहीं झांसी की रानी नहीं बन जाएगी। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, गांव के गंवार लोग गंवार ही रहते हैं, शहर जाकर महान नहीं बन जाते। पड़ोसियों के तानों के बीच पायल की विदाई होती है और पायल रोते हुए अपने ससुराल पहुंचती है, जिसकी कार ससुराल के बड़े दरवाजे के सामने रुकती है और अपनी आंखों के सामने ताजमहल जैसे बड़े संगमरमर से बने अपने ससुराल को देखकर हैरान रह जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? ससुराल जाने से पहले ताजमहल क्यों? अरे ये ताजमहल नहीं बल्कि तुम्हारा ही संगमरमर का ससुराल है। हैरान मत हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या संगमरमर का ससुराल? लेकिन इतनी चमकदार चीजों की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी वजह है, लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ो और कार से उतरो, तुम्हारा गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल रहा है। विशाल की बात सुनकर पायल कार से उतरती है और दरवाजे पर पहुंचती है, जहां पूरा परिवार फूलों की थाल लिए खड़ा होता है। अरे तो ये है मेरी देवरानी जी, मैं तो कब से मिलने का इंतजार कर रही थी। गांव में शादी हुई वरना मैं भी आती। हाँ, अब एतबार से अपनी देवरानी से मिल लेना, अभी मुहूर्त भी जाएगा, मुझे गृह प्रवेश करने दो। मीनाक्षी पायल का गृह प्रवेश करवाती है और सभी फूलों की बारिश करते हैं और पायल दाहिने पैर से गृह प्रवेश करती है। भाभी सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ऊपर से इस लहंगे के सामने तो बड़े बड़े डिजाइनर भी फेल है। वैसे देवरानी जी आप कहाँ तक पढ़ी है? मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। अच्छा, तो फिर आपका कोई सपना भी होगा? मेरे सपनों की बातें बाद में करना, अभी बहुत थक गई है, इसे कमरे में आराम करने दो। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। करीना पायल को उसके कमरे में लेकर जाती है और दरवाजा खोलते ही पायल चारों तरफ देखकर चौंक जाती है। इतना बड़ा कमरा और ये दीवारें भी चमक रही हैं। अरे ये तो इस घर का सबसे छोटा कमरा है, आपको ये भी बड़ा लग रहा है? आपके घर में भी तो ऐसे ही कमरे होंगे। नहीं, मैं तो छोटे से घर में रहती थी, मिट्टी का घर था। क्या मतलब तुम गांव की गरीब घर की लड़की हो? हे भगवान, मम्मी जी को और कोई नहीं मिली जो तुम्हें मेरी देवरानी बना दिया उन्होंने? मैंने क्या क्या सोचा था अपनी देवरानी के बारे में। ये है मेरी गांव की गरीब देवरानी। करीना पायल को उसकी गरीबी पर सैकड़ों ताने सुनाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह पायल जल्दी उठकर किचन में पहुंचती है। भाभी आप इतनी सुबह किचन में क्यों आ गई? आज मेरी पहली रसोई है इसलिए। भाभी आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्टाफ सब बना देगा, आप बस शगुन के लिए खीर बना दीजिए। ठीक है ननद जी, जैसा आप कहें। पायल हल्की मुस्कान के साथ किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई की शुरुआत करती है। मैंने तो सोचा था अपने ससुराल में पहली रसोई पर एक से बढ़कर एक खाने के लिए बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो खुद ही इतने सारे हलवाई लगे हुए हैं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पायल खीर बनाती है और कुछ देर में सभी को तरह तरह के पकवानों के साथ डाइनिंग टेबल पर खीर खिलाती है। वाह बहू, क्या खीर बनाई है तुमने, ना चीनी कम ना ज्यादा। हाँ, ऐसी खीर रोज खाने को मिले तो तन मन खुश हो जाए और आत्मा भी तृप्त हो जाए। सभी पायल की तारीफ करते हैं और महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। पायल गिफ्ट को डाइनिंग टेबल पर रखने लगती है कि तभी तुम्हारे घर की तरह 2 कौड़ी की ट्रॉफी नहीं है, बल्कि महंगे महंगे डायमंड के नेकलेस हैं। इतने नौकर काम करते हैं, इधर उधर रखोगे तो कोई उठा कर ले जाएगा। हाँ भाभी, थोड़ा संभल कर, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। अमित की बात सुनकर पायल गिफ्ट को संभाल कर रखती है और सोच में पड़ जाती है। कहाँ मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट भी नहीं हुआ करता था और आज ही डायमंड का इतना महंगा नेकलेस किसी ने सच कहा है, वक्त जरूर बदलता है। अरे बहू, किस सोच में पड़ी हो? हमारे साथ बैठो और खाना खाओ, बहुत सारे स्टाफ है, कोई भी खाना सर्व कर देगा। मोहित की बात सुनकर पायल भी अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करती है। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और पायल अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। और फिर एक दिन, माँ मैं आ गई। नमस्ते ननद जी। एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? जरा हटिए मेरे रास्ते से, मुझे अपनी नई नवेली भाभी से मिलना है। अरे नैना, ये कैसी बातें कर रही है? यही तेरी भाभी है। क्या ये नौकरानी जैसे दिखने वाली फटे पुराने कपड़े पहनने वाली मेरी भाभी है? स्टैंडर्ड भी कोई चीज होती है? नैना, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, अब रिश्ता हो गया है और उम्र में वो तुमसे बड़ी है। ऐसी घटिया लड़की को भाभी बनाने की क्या जरूरत थी? किसी अच्छे घर में रिश्ता नहीं कर सकते थे क्या? भैया की आखिर कैसी मजबूरी थी जो ऐसी लड़की को घर की बहू बना लिया? इतना कहकर नैना मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। क्या सच में मुझसे शादी करके इनकी जिंदगी खराब हो गई है?
क्या मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ? पायल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी। क्या जरूरत थी मुझे इतने बड़े ससुराल में शादी करने की? यहाँ का हर एक कमरा मुझे गरीबी का एहसास दिलाता है। पायल रो रही होती है कि तभी विशाल कमरे में आता है। पायल देखो, तुम रो मत। नैना थोड़ी तीखी जुबान की है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आप सब मुझसे झूठ कह रहे हैं। आप भी मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं और होंगे भी क्यों? मैं गरीब घर से जो हूँ। तुम गरीब घर की हो या अमीर, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये रिश्ता मेरे दिल से जुड़ा है। मैं खुद तुम्हें पसंद करके शादी करने गया था, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। आखिरकार आप मुझे इस फटे पुराने कपड़े पहनने वाली लड़की को क्यों पसंद करेंगे? अरे प्रॉब्लम इन कपड़ों में ही है ना, तो आज शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हें एक से बढ़कर एक कपड़े दिलाऊंगा, बस तुम रोना बंद करो। नहीं, मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना। अरे ओ हेलो मैडम, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना पड़ेगा, समझी? विशाल प्यार से पायल को समझाता है और पायल धीरे धीरे रोना बंद कर देती है और फिर शाम होते ही दोनों शॉपिंग करने मॉल पहुंचते हैं। भैया एक से बढ़कर एक ड्रेसेस दिखाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। अगर मेरी पत्नी को पसंद आ गई तो मैं ले लूंगा। अरे लेकिन अगर बहुत महंगे कपड़े हुए तो? अरे तो क्या हुआ, तुम बस पसंद करो। विशाल की बात सुनकर सेल्स गर्ल एक से बढ़कर एक कपड़े दिखाने लगती है। सर मैम, ये हमारी शोरूम की सबसे अच्छी ड्रेसेस है। आपको इनमें से कौन सी पसंद आई? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे भी ये अच्छी लग रही है। मैम ये ज्यादा नहीं, बस 1 लाख रुपए की है। क्या 1 लाख रुपए? इतने महंगे कपड़े? इसमें तो मेरा पूरा घर कई महीनों तक खाना खाएगा। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम बस पसंद करो। वाह मैम, आप बहुत लकी हैं। आपके पति आपको बिना प्राइस दे के शॉपिंग करवा रहे हैं। सेल्स गर्ल अलग अलग ड्रेसेस दिखाती है और विशाल पायल के लिए कई महंगे कपड़े खरीदता है। आज मैं एक से बढ़कर एक ड्रेसेस खरीद रही हूँ और एक वो समय था जब, यार पायल वो देखना कितनी सुंदर ड्रेसेस मिल रही है। वो सूट के पीस भी कितने अच्छे हैं, चल ना खरीद लेते हैं। हाँ यार, ये कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और तुझे पता है ना कि मुझे ड्रेस पहनने का कितना शौक है। पायल और निकिता दुकान में जाती हैं और ड्रेस का प्राइस पूछती हैं। बेटा ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए के हैं। 1000 रुपए बहुत महंगे हैं। काश मेरे पास होते तो मैं खरीद लेती, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए है। अंकल आप थोड़े पैसे कम कर लीजिए। अरे तुम जैसे गरीब लोगों के लिए दुकान नहीं है। 1000 से 1 रुपया कम नहीं होगा। लेना है तो लो, वरना पतली गली से रास्ता नापो। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई मैडम? कपड़े पसंद आए या नहीं? इतने दिन हो गए, हम लोग हनीमून पर नहीं गए। अब शॉपिंग करो, फिर हम हनीमून पर भी जाएंगे। विशाल पायल को एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेसेस दिलाता है और पायल खुश होकर शॉपिंग करती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं स्विट्जरलैंड आ गई हूँ। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। हाँ, बस बना लीजिए बातें। अरे वो देखिए, चलिए ना वो खाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चलो खाते हैं। विशाल और पायल स्विट्जरलैंड की फेमस डिश चीज फोंड्यू खाने लगते हैं। सच में स्विट्जरलैंड आने का सपना मैंने बचपन से देखा था और आज पूरा हो गया। अरे अभी तो और भी सपने पूरे होंगे, बस तुम देखती जाओ। दोनों कुछ दिन स्विट्जरलैंड घूमते हैं और फिर वापस घर लौटते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। माँ प्लीज जाने दो ना, इतने दिन हो गए मैं बाहर नहीं गई। नहीं, अकेले तुझे कहीं नहीं जाना, आजकल बाहर का माहौल ठीक नहीं है। तभी पायल कमरे में आती है। क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? देखिए ना भाभी, माँ मुझे मूवी देखने नहीं जाने दे रही है। मम्मी जी जाने दीजिए, वैसे भी बचपन के सपने समय पर पूरे कर लेने चाहिए। तू किस सपनों की बात कर रही है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अरे अगर इतनी जिद है तो भाभी को साथ ले जा, दोनों साथ में मूवी देख लो। हाँ भाभी, चलिए हम दोनों जाएंगे। पायल तैयार होकर रेड कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनती है और निशा के साथ मूवी देखने जाती है। कुछ ही देर में दोनों थिएटर पहुंचते हैं और मूवी शुरू होती है। अरे वाह, कितनी अच्छी मूवी है, मजा आ गया। आज कहाँ मैं थिएटर में बैठकर मूवी देख रही हूँ और कहाँ पहले। देखो, कुछ लोगों को तो शर्म नहीं आती, मुफ्त की मूवी देखने आ जाते हैं। माँ क्या हो गया, मेरी दोस्त है ना, देखने दो। अपने घर में टीवी नहीं है क्या? रोज आ जाती है। ताने सुनकर पायल वहाँ से चली जाती है। काश मेरे घर में भी टीवी होता। एक वक्त था जब दूसरों के घर जाकर मूवी देखनी पड़ती थी और आज यहाँ बैठी हूँ। भाभी पुरानी बातें भूल जाइए और अब थिएटर में मूवी एंजॉय कीजिए, वरना कोई क्लाइमेक्स सीन छूट जाएगा। निशा की बात सुनकर पायल भी मूवी देखने लगती है और दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी एंजॉय करती हैं। फिर रात को घर लौटती हैं। फिर अगली सुबह पायल देर से उठती है। हे भगवान, इतनी देर हो गई, अब मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं बहू, पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम से नहा धोकर फ्रेश हो जाना।
मीनाक्षी पायल को बिना डांटे कमरे से चली जाती है। अब इसी तरह समय बीतता है और पायल खुशी खुशी ससुराल में रहने लगती है। फिर एक दिन, माँ बहुत दिन हो गए हैं, हमने उस अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट नहीं किए। एक काम करो, आज ही तू और छोटी बहू जाकर अनाथ आश्रम में पैसे डोनेट करके आ जाओ, ठीक है ना पायल? जी ठीक है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर बाद पायल और विशाल अनाथ आश्रम पहुंचते हैं, जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। विशाल संभावना को पैसे देता है। आपके जैसे लोगों की वजह से ही अनाथ आश्रम चल रहा है, वरना हम अकेले नहीं संभाल पाते। अरे नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से ही इन बच्चों की दुनिया बची हुई है। तभी कुछ बच्चे आपस में झगड़ने लगते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, सूखे हुए कंकाल, एक फूंक मारूंगा ना हवा में उड़ने लगेगी। बच्चों को झगड़ते देखकर पायल तुरंत उनके पास जाती है। रुको रुको, इस तरह झगड़ना बहुत बुरी बात है। तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? देखिए ना, ये मुझे मार रहा है, इसने मेरी डॉल तोड़ दी। सब चुप हो जाओ और लड़ाई झगड़ा बंद करो, एक साथ बैठकर पढ़ाई करो। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ने से तो बस पैसे बर्बाद होते हैं। बिल्कुल गलत। पढ़ाई से इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचता है, अपने सपनों को पूरा करता है। तुम लोग भी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। पायल बच्चों को समझा रही होती है कि तभी संभावना और विशाल वहां आते हैं। मैम, आपने इन बच्चों को जितना समझाया उतना तो मैं भी नहीं समझा पाती। अरे पायल, तुम्हें कब से पढ़ाने का शौक हो गया? वो दरअसल मेरा सपना था, लेकिन पापा के जाने के बाद मैं आखिरी एग्जाम नहीं दे पाई। अगर सिर्फ एग्जाम देना बाकी है तो तुम अब भी दे सकती हो। क्या मतलब? अरे घर चलो, सब बताऊंगा। दोनों घर लौटते हैं और विशाल सबको पायल के सपने के बारे में बताता है। क्या सच में बहू तू टीचर बनना चाहती है? मैं तो आपको अनपढ़ समझती थी, लेकिन आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं। ये सब बहाना है, चाहती तो दोबारा दे देती। देना चाहती थी, लेकिन फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। अगर तब पैसे नहीं थे तो क्या हुआ? अब मैं हूँ, मैं तुम्हारा फॉर्म भरूंगा। क्या सच में? हाँ बहू, तू इस घर की बेटी भी है और बहू भी, और अब तेरे ससुराल में तेरे सपने जरूर पूरे होंगे। फिर अगले दिन पायल का फॉर्म भर दिया जाता है और खबर पड़ोस में फैलती है। सुना है छोटी बहू टीचर बनने जा रही है, और क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की? अगर सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तो पीछे बातें करना भी बंद कीजिए। मेरी देवरानी जरूर आगे बढ़ेगी। टीचर बनना आसान नहीं होता। आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। मैं मेहनत करूंगी और जरूर बनूंगी। अब मैं आपकी बातों का जवाब अपने सपने पूरे करके दूंगी। इतना कहकर पायल करीना के साथ घर के अंदर आ जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और एग्जाम का दिन आ जाता है। ये ले बहू, दही शक्कर खाकर देखना, तेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मम्मी जी, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मेरा एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा और मैं अपना सपना भी पूरा करूंगी। हाँ देवरानी जी, अब जल्दी जाइए, कहीं एग्जाम ना छूट जाए। विशाल पायल को एग्जाम सेंटर छोड़ता है और पायल मेहनत से एग्जाम देती है। कुछ दिन बाद रिजल्ट का दिन आता है। भाभी, आपका सिलेक्शन हो गया, आप टीचर बन गई। सच में मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया। ये सुनते ही घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सभी खुश होकर झूमने लगते हैं। आज पापा होते तो कितना खुश होते। बहू, अभी तो ये तेरी पहली मंजिल है, अभी और सपने पूरे करने हैं। हाँ, मुझे उस अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाना है जो पढ़ाई को बेकार समझते हैं। ठीक है, मैं संभावना जी से बात कर लेता हूँ। विशाल फोन पर संभावना से बात करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बच्चों के लिए टीचर ढूंढ रही थी। आप चिंता मत कीजिए, पायल बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। अगले ही दिन से अनाथ आश्रम के सभी बच्चे पायल के पास पढ़ने आने लगते हैं और पायल बिना फीस लिए उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन सभी बच्चों की कॉपी चेक करते करते बोर हो गई, अब क्या करूं? पायल खाली बैठे बैठे कागजों के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग शेप देने लगती है। तभी कमरे में विशाल आता है और ड्राइंग देखकर चौंक जाता है। अरे, इतना सुंदर क्राफ्ट तुमने बनाया है? अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो बना दिया। खैर ये सब छोड़िए, रात काफी हो गई है, आप भी आकर सो जाइए। इतना कहकर पायल सारे पेपर साइड में रखकर सो जाती है और विशाल भी सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह, हम दोनों ऑफिस जाते वक्त तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। हाँ, वैसे भी रास्ते में हमें फैक्ट्री का काम भी देखना है। विशाल और कार्तिक पायल और करीना को कार में बिठाकर स्टेशनरी की दुकान की तरफ लेकर निकलते हैं। रास्ते में फैक्ट्री के सामने और विशाल गाड़ी रोकता है। सभी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और पायल की नजर संगमरमर के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ती है। अरे, इतने सारे पत्थरों के टुकड़े, ये सब क्या होता है? मैम, ये मशीन से करते वक्त टूट जाते हैं, इसलिए ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं। पायल उन चमकदार संगमरमर टुकड़ों को देखकर सोच में पड़ जाती है। इतने सुंदर पत्थर है, अगर मैं इन्हें लेकर जाऊं तो इनसे बहुत अच्छे क्राफ्ट बना सकती हूँ। पायल चुपके से कुछ पत्थरों के टुकड़े उठा लेती है और अपने साथ घर ले आती है। फिर दोपहर में, सच कहा है, किसी ने क्राफ्ट करने से पूरी थकान मिट जाती है। ऊपर से इतने चमकीले अच्छे संगमरमर के पत्थर पर तो क्राफ्ट में बहुत सुंदर होंगे।
ये सोचकर पायल पत्थरों पर रंगों के साथ इस तरह खेलती है कि संगमरमर के टुकड़ों को अलग अलग रंगों और डिजाइनों में बदलकर एक सुंदर क्राफ्ट तैयार करती है। वाह भाभी, आपके अंदर तो कूट कूट कर हुनर भरा हुआ है। आप इतना अच्छा क्राफ्ट करती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अरे नहीं नहीं, ये तो बस मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि क्राफ्ट बना लूं। बचपन से मुझे ये सब करने का बहुत शौक था। भाभी, अगर आपको इतना शौक है तो आप इसे इंटरनेट पर डालिए, आप फेमस हो जाएंगी और आपका ये आर्ट भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर भाभी को नहीं पता तो हम है ना, क्यों ना हम ही इसे इंटरनेट पर डाल दें। निशा और नैना अलग अलग एंगल से पायल के क्राफ्ट की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और पायल धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंचती है। फिर एक दिन, दीदी दीदी ये देखिए, मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। हाँ, और मैं सेकंड आया हूँ। सच में आप कितनी ज्यादा अच्छी है। पहले तो लगता था पढ़ना लिखना पैसे बर्बाद करना है, लेकिन आपने हमें पढ़ाई का महत्व समझा दिया। सच में तुम लोगों के ये मार्क्स देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। वैसे दीदी, आप हमें फ्री में क्यों पढ़ाती हो? बाकी लोगों की तरह महंगी कोचिंग क्यों नहीं करवाती? मेरा सपना बच्चों को पढ़ाकर उनका फ्यूचर सुरक्षित करना है, ना कि पैसे लेकर उन्हें लूटना। सच में दीदी, आप कितनी ज्यादा अच्छी हैं। देखिए, हमें बड़े होकर बिल्कुल आपकी तरह बनना है। अरे पहले खुद तो पढ़ ले, मोटी कहेगी। अरे बस करो तुम लोग, पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम लोगों को ऐसे देखकर सच में लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया। पायल बच्चों को पढ़ाती और सभी बच्चों के साथ हंसते हुए समय बिताती है। फिर शाम को घर लौटती है। ओहो बल्ले बल्ले, भाभी तो छा गई। वाह भाभी वाह, आप तो कमाल कर रहे हैं। क्या हुआ भाभी, आपने देखा इंटरनेट पर आपके क्राफ्ट हर जगह छाए हुए हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बाकी देशों में भी। क्या सच में मेरी छोटी सी हॉबी इतना बड़ा रूप ले लेगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कई बार इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना बड़ा हुनर छुपा है। इंटरनेट पर पोस्ट किए गए कुछ क्राफ्ट के फोटो की वजह से पायल फेमस हो जाती है और काफी संख्या में ऑर्डर्स भी आने लगते हैं, जिसकी वजह से पायल का एक छोटा सा अपना क्राफ्ट बिजनेस ओपन करती है। भाभी, अब तो आपका सपना पूरा हो गया है ना? नहीं, अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा सपना मेरी माँ के सभी दुखों को दूर करना है, इसलिए मैं कल ही अपने मायके जाऊंगी। अगले ही दिन विशाल पायल को लेकर मायके पहुंचता है और दरवाजे पर खड़े होकर सभी को खुशखबरी सुनाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेटी इतनी बड़ी प्रोफेसर बन गई और इतनी फेमस भी हो गई। माँ, आज से आपको गरीबी और तानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ आराम से रहिए। लेकिन रोहित का क्या, वो कैसे आगे बढ़ेगा? माँ, मैं किसी को भी दूसरों पर निर्भर नहीं देख सकती, इसलिए मैंने घर के नीचे एक छोटा सा क्राफ्ट का दुकान बनवाया है। मैं रोहित को सिखाऊंगी, वो पढ़ाई के साथ उसे संभालेगा और आगे बढ़ेगा। इतना कहकर पायल घर की चाबी अपनी माँ के हाथों में सौंपती है। बेटी, हमने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना आगे बढ़ेगी और नाम रोशन करेगी। हमने तुझे बहुत ताने मारे थे, लेकिन आज तूने अपनी कामयाबी से सबको जवाब दे दिया। अपने मायके की जिम्मेदारी पूरा करके पायल विशाल के साथ वापस अपने ससुराल लौटती है और पूरा परिवार मिलकर एक छोटे से पिकनिक टूर पर जाता है। सच में जिंदगी का असली मतलब मुझे आप लोगों की वजह से ही पता चला है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे सारे सपने मेरे ससुराल में पूरे होंगे। बहू, तुझे इस तरह से खुश देखकर और तेरे सपनों को पूरा देखकर अब हमें उतनी ही खुशी हो रही है जितनी तुझे। सच में मम्मी जी, आज मैं कह सकती हूँ कि ससुराल बंधनों की डोर नहीं बल्कि उड़ान की रोशनी होती है। भगवान करे सबको आप जैसा परिवार मिले। तो इसी बात पर हो जाए एक सेल्फी। चीज। नैना एक फैमिली फोटो लेती है और इस तरह पायल अपने ससुराल में ही अपने सभी अधूरे सपनों को पूरा करती है और सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।